डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक। सुनो, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में थोड़ा सा एक आर्टिकल लिखवाना है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो अगर मेन हेडिंग की बात करोगे तो मेन हेडिंग तो है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक। लेकिन ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग एक आर्टिकल को लिंक कर देता है। वो आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 85। अब सुनना ध्यान से। आप पढ़े आर्टिकल 87, आप जानते हैं 87 क्या है, आप 108 भी जानते हैं, लेकिन समझो कि आर्टिकल 85 क्या है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 85 के अंडर या आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग्स में लोकसभा डिसॉल्व कर सकता है, उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस होंगे, ठीक। आर्टिकल 85 को थोड़ा समझो। आर्टिकल 85 क्या है? मतलब कि जो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा है, ये वाली बात आर्टिकल 85 में लिखी हुई है। अब आर्टिकल 85 में कहां लिखी हुई है आपको ये समझना है। तो आर्टिकल 85 में हम दो क्लॉज डिस्कस करेंगे, सुनना ध्यान से। एक है क्लॉज 1 और दूसरा है क्लॉज 2। क्लॉज 1 बात करता है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को बुला सकता है। अगेन आर्टिकल 87 की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको आज क्लियर किए पहले कि आर्टिकल 87 एक स्पेशल आर्टिकल है। प्रेसिडेंट लोकसभा के एनी ऑफ द हाउसेज या दोनों हाउसेज को जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाता है दो स्पेशल केस में। पहला लोकसभा के इलेक्शन के बाद, और दूसरा जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है लोकसभा का उसके पहले, ठीक। अब कैसे ध्यान रखेंगे सर आर्टिकल 87 में वो चीज है, क्योंकि आर्टिकल 85 में पहले लोकसभा डिसॉल्व होगी, समझ गए। अब जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर दोबारा से इलेक्शन होगा, फिर दोबारा से नया कैबिनेट बनेगा, फिर दोबारा से सारे के सारे लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी एमपीज हैं उनको बुला करके एक साथ जॉइंट सिटिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ना एक सीरीज, आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन रैंडमली नहीं लिखा गया है, ठीक है। उसको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके लिखा गया, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो आर्टिकल 85 में दो क्लॉज है, इनको ध्यान से सुनना। क्लॉज 1 बात करता है जोड़ने की, ठीक, या फिर स्टार्ट करने की। क्लॉज 1 बात करता है जोड़ने की, हम समझने के लिए लिख रहे हैं। क्लॉज 1 जोड़ने की बात करता है और ये तोड़ने की बात करता है। क्लॉज 1 बात करता है जोड़ने की, क्लॉज 2 बात करता है तोड़ने की, ठीक। क्लॉज 1 ये कहता है कि प्रेसिडेंट किसी भी हाउस को बुला सकता है मीटिंग के लिए, समझ गए। जॉइंट सिटिंग के लिए भी प्रेसिडेंट बुला सकता है रैंडम टाइम पर, समझ गए। ये एक काफी बड़ा डोमेन का, मतलब इसका डोमेन काफी ज्यादा बड़ा है। ये किसी भी स्पेसिफिक की बात नहीं करता। प्रेसिडेंट को जब जरूरत समझ में आएगी प्रेसिडेंट बुला करके सीटिंग करवा लेगा, समझ गए। सबको बुलाएगा और एक दूसरे के साथ बुला करके जॉइंट मीटिंग हो जाएगी, ठीक। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट को पावर ग्रांट करता है। अगेन आप पावर पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट का, तो आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट को पावर ग्रांट करता है कि प्रेसिडेंट किसी भी टाइम जब प्रेसिडेंट को लगेगा, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि लोकसभा में या राज्यसभा में डिस्कशन ठीक से नहीं चल रहा है, या फिर कोई गड़बड़ी है, कोई बिल बहुत टाइम से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इस तरह की चीजें, तो प्रेसिडेंट जॉइंट मीटिंग के लिए बुला सकता है दोनों हाउस को, या दोनों में से किसी एक हाउस को बुला सकता है, समझ गए। तुम थोड़ा इधर हो जाओ क्योंकि तुम आउट ऑफ साइड चली जा रही हो, थोड़ा इधर हो जाओ। अब सुनो, क्लॉज 1 में प्रेसिडेंट किसी भी टाइम किसी भी हाउस को बुला सकता है, क्लियर हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट ये कॉल कर सकता है, किसको कॉल कर सकता है? आइदर ऑफ द हाउसेस, आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, समझ गए। तो ये जोड़ने की बात हो रही है कि दोनों हाउसेस, ऐसे समझिए कि दोनों हाउस एक दूसरे दूर हट रहे हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन खराब हो रहा है, तो बुलाएगा कि भाई तुम लोग जल्दी से कोई बिल वगैरह पास, जो पेंडिंग पड़ा उसको पास करो, मतलब मीटिंग के लिए बुलाएगा, ठीक। इसी में एक और बात लिखी हुई है जो कि अगेन जोड़ने से रिलेटेड है, कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा का एक सेशन खत्म हो गया जो आप पढ़ चुके हैं कल, और दूसरा सेशन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, लगभग 6 महीने आ गया, तो जैसे ही प्रेसिडेंट देगा कि 6 महीने बीतने वाला है, लोकसभा का अगला सेशन स्टार्ट ही नहीं हो, तो प्रेसिडेंट बुला सकता है उस केस के लिए। यह जिम्मेदारी प्रेसिडेंट को दी गई है कि लोकसभा के
किसी भी दो सेशन के बीच में गैप 6 महीने ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरे बात को? ठीक है, ध्यान रखना 6 हफ्ते ऑर्डिनेंस में। ठीक है, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात क्या हो गई कि गैप ऑफ मोर देन 6 years 6 months between two successive sessions, सक्सेसिव बोल सकते हैं लगातार, सेशंस ऑफ द हाउस, क्या ये अलाउड है? नहीं, तो इसको प्रेसिडेंट परमिट नहीं करेगा। गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन टू सक्सेसिव सेशंस ऑफ द हाउस नॉट अलाउड। और ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रेसिडेंट की है। ठीक, अब तुम ये पढ़ोगे, पहले आर्टिकल 85 आप पढ़ लिए कि प्रेसिडेंट कभी बुला सकता है जब उसको जरूरत लगेगी, ये प्रेसिडेंट का पावर है। फिर आप पढ़ेंगे 85 का क्लॉज 2, समझ गए? अब ध्यान सुनो, 85 का क्लॉज 2 दो बातें कहता है। क्या कहता है? कि प्रेसिडेंट किसी भी सेशन को एंड करने के लिए एक ऑर्डर इशू करेगा, समझ गए? तो खत्म करना है, तोड़ना है। तो इसी में दो बातें लिखी हुई है, जिस तरीके से यहां दो बातें वैसे यहां भी दो बातें हैं। क्या पहली बात है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट इश्यूज ऑर्डर टू एंड अ सेशन ऑफ लोकसभा का एक सेशन जब खत्म होगा तो ऑर्डर कौन इशू करेगा? प्रेसिडेंट। समझ गए? तो मान लिया जाएगा कि ठीक है वो सेशन हो गया, एंड हो गया वो सेशन। ठीक, प्रोरोगेशन याद आ रहा है आपको? प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? एंड कर देना। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि प्रेसिडेंट ही अगर इसको लगेगा कि डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं, दिक्कत है, कुछ गड़बड़ी हुई है लोकसभा में मंत्रिमंडल के बीच में, तो पूरी लोकसभा डिसॉल्व कर देगा। समझ गए? प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? डिसॉल्व लोकसभा। अब अगेन प्रेसिडेंट लोकसभा अपने मन से नहीं डिसॉल्व करेगा, ठीक है, उसका वैलिड बेस होना चाहिए। ठीक, तो क्लॉज 1 में कोई भी सब क्लॉज नहीं है, लेकिन क्लॉज 2 में इसी को 2A 2B बोला जाता है। समझ रहे हो मेरे बात को? इसी को 2A 2B कहते हैं। लेकिन दो बातें हैं, बस इसलिए ध्यान रखिए, बहुत डीप मत जाइए। ये दो बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 85 में जोड़ने वाली बात है, और आर्टिकल 85 के सेकंड वाली बात तोड़ने से रिलेटेड है। समझ गए? अब आर्टिकल 86 अभी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आर्टिकल 87 समझो। आर्टिकल 87 क्या कहेगा कि इसी वाले का स्पेसिफिक बात बताएगा कि प्रेसिडेंट बुला तो सकता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट स्पेशल केस में बुला रहा है, लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद ज्वाइंट मीटिंग, तो 87 चला जाएगा। या फिर किसी भी लोकसभा के नए सेशन का फर्स्ट मीटिंग जो प्रेसिडेंट करवाएगा ज्वाइंट, वो भी 87 चला जाएगा। समझेगा मेरे बात को? और ये डिस्प्यूट का मैटर तो बिल्कुल अलग है, वो तो बहुत आगे आएगा। समझे मेरे बात को? ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल 85 डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। हेडिंग लगा लिए, इसको नोट करो। हाँ, किसी न किसी आर्टिकल में मेंशन है, वो सारे के सारे पावर्स किसी न किसी आर्टिकल में मेंशन है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको करवा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब आर्टिकल्स में आगे जब बढ़ेंगे तो हम मान लो आर्टिकल, चलो तो इसको थोड़ा बड़ा लिख दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोक देते हैं। अच्छा, ये यहां पर लोकसभा के साथ में राज्यसभा भी होगा भैया, दोनों होगा। दोनों सेशन को एंड करने के लिए प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए होती है। यहां पे लीजिएगा, प्रेसिडेंट इश्यूज द ऑर्डर टू एंड अ सेशन ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा। दोनों हाउसेस में सेशन चल रहा होता है, तो दोनों के सेशंस को एंड करने के लिए प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू करता है। समझ गए? क्या पता यही सवाल पूछ दे कि प्रेसिडेंट का जो मतलब ऑर्डर इशू करना होता है वो सिर्फ लोकसभा के लिए चाहिए होता है सेशन एंड करने के लिए, या राज्यसभा के लिए, दोनों में से किसी भी हाउस के लिए, तो आइदर होता है, दोनों में से किसी के। ठीक है, चलिए अब आप 85 लिख लिया। अब अगला हेडिंग लगाइए। क्या क्या लिखे उसमें बता दो हमको। अरे वो जो लिखे होगे ना पावर, लेजिस्लेटिव पावर में, तो क्या क्या लिखे बता दो। कुछ ऐसे मतलब कुछ नोटिस या ऐसे कुछ करके लिखे हो गया, नोटिस करके पढ़ो लगातार ना, पढ़ो। हाँ ठीक है, तो अगला हेडिंग लगाओ, सेंडिंग मैसेजेस। प्रेसिडेंट की वो पावर कि वो मैसेज सेंड कर सकता है दोनों में से किसी भी एक हाउस में। आपको हम बताते हैं कि अगला हेडिंग वो क्यों लग रहा है। ठीक है,
ये ऑन है क्या? हाँ ठीक है। तो अब आप लिखेंगे सेंडिंग मैसेजेस। अब सेंडिंग मैसेज क्यों नाम है इसका अभी आप समझ जाएंगे असल में, और इसके बाद हम क्यों इसको पढ़ा रहे हैं आप ये भी समझ जाएंगे। पहले समझ लो कि ये है क्या, प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है। अगर लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल काफी टाइम से पास नहीं हो पा रही है या उस बिल पे चर्चा ही नहीं हो रहा है, समझ गए, या बिल के अलावा कोई और मैटर है जिस पर चर्चा नहीं किया जा रहा है, ठीक, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट एक नोटिस भेज सकता है या उस रिगार्डिंग एक मैसेज सेंड करवा सकता है रिटर्न फॉर्म में कि इस बिल पर चर्चा की जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। अब अगेन प्रेसिडेंट को इंपॉर्टेंट लगेगा तो ही वो ही काम करेगा कि यार इस बिल पे बात नहीं हो रही है दोनों में से किसी एक हाउस में, तो बात होनी चाहिए, क्योंकि इस बिल पे अगर बात होगी ही नहीं तो हर दिन नया नया मुद्दा तो आता ही जाएगा, है ना। तो कोई भी ऐसा बिल जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है या कोई दूसरा मैटर जो पेंडिंग में है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उस पर चर्चा होनी जरूरी है तो प्रेसिडेंट कोई मैसेज या नोटिस भेज सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, समझ गए, ठीक है। तो ये जो बात अभी आपको हम बताएं, ये बात लिखी है आर्टिकल 86 में, समझ गए, दिस इज आर्टिकल 85, अब आएगा आर्टिकल 86, समझे, ठीक। तो देखो ये है आर्टिकल 86। 86 थोड़ा सा समझो इसको क्योंकि अगेन तुम 2 दिन बाद भूल जाओगे, है ना। तो 86 पेंडिंग फिक्स, 86 पेंडिंग फिक्स, इसको ध्यान रखिए। आपको ये याद रहेगा कि 85 आर्टिकल, 86 आर्टिकल, 87 आर्टिकल, ये सारे के सारे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आप ये कंफ्यूज, आपको ये भी याद रहेगा कि हाँ प्रेसिडेंट की एक और पावर होती है जिसमें वो लोकसभा राज्यसभा को कोई मैसेज या कोई नोटिस भेजता है कि काम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, वो बिल इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप क्या भूल जाएंगे, दोनों को जोड़ना। आप ये भूल जाएंगे कि जो बात अभी भी हम बताइए 86 में, 85 में, 87 में, 88 में, समझ गए, तो वहां पर ये काम करेगा 86 पेंडिंग फिक्स, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए आपसे पूछ रहे थोड़ी देर पहले कि फिक्स का मतलब पता ही नहीं, फिक्स का मतलब ठीक करना या कोई चीज को सही रास्ते पर लेकर के आना। तो कोई भी चीज पेंडिंग पड़ी हुई है दोनों हाउस में तो उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, फिक्स करेगा, नोटिस भेजेगा या कोई मैसेज भेजेगा। अब मैसेज कैसे भेजेगा, व्हाट्सएप थोड़े करेगा, लोकसभा में स्क्रीन लगी है, प्रेसिडेंट व्हाट्सएप कर दिया तो हाँ प्रेसिडेंट सर का मैसेज आया, उसको पढ़ लो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रेसिडेंट, समझिएगा, प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेज अबाउट, अब इस मैसेज का मतलब समझना, ये नोटिस है या कोई रिटर्न ऑर्डर, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेज अबाउट एनी पेंडिंग बिल, पेंडिंग बिल और अदर मैटर, और अदर मैटर इन आइदर ऑफ द हाउसेस, आइदर ऑफ द हाउसेस, दोनों में से किसी, आइदर ऑफ द हाउसेस, समझ गए। इसलिए समझ जाओगे ना कि कोई पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई बिल है, कोई मैटर है, तो प्रेसिडेंट उस पर मैसेज कर सकता है। क्यों मैसेज करेगा कि डिस्कशन स्टार्ट करो और जो भी है क्लियर करो, या तो हाँ या तो ना, या तो बिल पास ही हो जाए या बिल पास ना हो रिजेक्ट हो जाए, लेकिन पेंडिंग नहीं पड़ा होना चाहिए। क्योंकि उस बात पे जैसे लोकसभा में होता है ना, ऑपोजिशन पार्टी अलग चिल्ला रही है, जैसे अभी क्या हो रहा है इस समय, लोकसभा कुछ टाइम पहले चल ही नहीं रहा था, सेशन में ही नहीं था, चलने लोग दे रहे थे, स्थगित स्थगित स्थगित, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो इसको भी नोट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। टी, चलो ठीक है, अगला हेडिंग लगाइए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस, लिखते जाइए बस, प्रेसिडेंट्स एड्रेस, ADDRESS, ADDRESS, प्रेसिडेंट्स अपॉस्ट्रोफी एस रहेगा, एड्रेस, हो गया जी, ठीक है। तो
प्रेसिडेंट्स एड्रेस। अब ध्यान रखना, इस एड्रेस का मतलब पता नहीं है। समझ गए कि प्रेसिडेंट का एड्रेस कहां है? समझ रहे हो? संबोधित करना है ना। द प्रिंसिपल वेंट टू एड्रेस द असेंबली। समझ रहे हो? द प्रिंसिपल वेंट, गया, टू एड्रेस, संबोधित करने, द असेंबली। समझ गए? ठीक है, तो ये वो वाला एड्रेस है, संबोधित करना किसी चीज को, जाके स्पीच देना या बुलाना, है ना, सम्मानित, मतलब इस टाइप का। तो हम यहां लिख दे रहे संबोधित। चलिए ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि हम पहले डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा लिखा है आर्टिकल 85, फिर हम लिखवाए सेंडिंग मैसेज आर्टिकल 86, और अभी हम लिखवा रहे हैं प्रेसिडेंट एड्रेस आर्टिकल 87। समझे? अब प्रेसिडेंट दोनों में से किसी एक हाउस को बुला सकता है, समझ गए, या फिर दोनों हाउस को बुला सकता है, ये प्रेसिडेंट का राइट है। लेकिन आर्टिकल 87 में स्पेसिफिक बात लिखी गई है। तो आर्टिकल 87 में क्या लिखा गया है, इस बात को यहां मेंशन कर देते हैं। आर्टिकल 87 ये क्या कहता है? दो बातें कहेगा, दोनों स्पेशल बात है। ये वाली जो बात लिखी हुई है, ये इन दोनों बातों को यहां एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो प्रेसिडेंट बुला सकता है, प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर, किस चीज के लिए? ज्वाइंट मीटिंग ना जी। क्या तुम लोग को नहीं पता है क्या? तो ऐसे क्यों चुप हो गए, जैसे लग रहा है कि क्या रूल लगा रहे हो? प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर ज्वाइंट मीटिंग कब? दो केस में। पहला, आफ्टर द फ्रेश इलेक्शन, है ना, आफ्टर द फ्रेश लोकसभा इलेक्शन, लिख दे, फ्रेश लोकसभा इलेक्शन, या फिर हाँ, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ईच ईयर, लिख सकते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ईच ईयर ना, फर्स्ट सेशन ईच ईयर, ये बात लिखी है 87। तो प्रेसिडेंट इन दोनों केस में एड्रेस करता है, संबोधित करेगा। अब आप संबोधित किसी को कब करेंगे? स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, सॉरी जो प्रिंसिपल होते हैं, वो संबोधित कब करते हैं? दो बार करते हैं। या तो जब नया एडमिशन होता है बच्चों को तो पहली बार संबोधित कर देंगे, या फिर हर दिन असेंबली के टाइम पर। समझ गए? तो ये कुछ कुछ वैसा ही है कि जब पहली बार स्कूल में बच्चे आएंगे, एडमिशन लेंगे, तब जब लोकसभा में इलेक्शन होगा, सारे मंत्री नए नए आएंगे लोकसभा के अंदर, तो राज्यसभा लोकसभा लोग हाय हेलो कर लें पहली बार, उसके लिए संबोधित करेंगे। तो ये जब आपका एडमिशन स्कूल में तब की बात है। मान लो स्कूल में 5 साल का एडमिशन होता है, और ये वाली बात कौन सी है? डेली वाली, कि हर साल डिस्कशन खत्म होगा, फिर जब डिस्कशन स्टार्ट होगा तो प्रेसिडेंट फिर से एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। संबोधित करना, एड्रेस करना मतलब एकदम स्टार्टिंग में एड्रेस करते हैं लोग। समझ रहे हो? अगर कभी प्रिंसिपल क्लास के दौरान तुम्हारे क्लास में घुस जाए, टीचर क्लास दे रहा है, तो वहां पे संबोधित करने नहीं आया होता है। समझ रहे हो मेरे बात को? वहां पे कुछ विस्मयादि बोधक हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो तुमको पता ही नहीं, अजीब हो जाता है वहां पे कुछ। समझ रहे हो? बोलेगा जितने लोग फीस जमा नहीं, खड़े हो जाओ, और वहां पे गजब संबोधित करता है। कभी ऐसा हुआ तुम लोग साथ कि फीस जमा नहीं है और प्रेसिडेंट बढ़िया से एकदम प्रेसिडेंट बोल रहे हैं? सॉरी, प्रिंसिपल नहीं बोलता है फीस के लिए, प्रिंसिपल नहीं आते हैं। वो जब तुम फीस नहीं दोगे 8-10 साल तक, तब प्रिंसिपल आएगा, वाइस प्रिंसिपल आते हैं। हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर भी आते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आती थी, हमारे यहाँ वाइस प्रिंसिपल नहीं थे। जो भी था सीन, ठीक है, समझ गए इस बात को। एड्रेस एक स्पेशल एड्रेस है, कभी भी बीच, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, और संबोधन आप कभी बीच में नहीं कर देंगे। कोई सो रहा है, गुड मॉर्निंग, देयर इज अ प्रॉपर टाइम फॉर इट। अगर आदमी सो के सुबह उठे तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अभी सोने गया है, जैसे देखो नींद लगा, ए गुड मॉर्निंग, कितना गुस्सा आएगा। दैट इज नॉट एड्रेसिंग समबडी।
एड्रेस करने का मतलब है संबोधन, और संबोधन तब करेगी जब सब कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा हो। तो फ्रेश स्टार्ट दो बार होता है, एक तो जब नए नए मंत्री नियुक्त नए नए मंत्री आते हैं इलेक्ट होकर के, ठीक, चयन करके, तो ये वो वाला हो गया, तो प्रेसिडेंट सबका संबोधन करेगा। और दूसरा, जब हर साल का शुरुआत होगा, तो हर साल का शुरुआत होगा तो पिछला साल खत्म हो जाएगा। और प्रेसिडेंट क्या बताता है इस मीटिंग में जानते हो? प्रेसिडेंट सरकार के काम बताता है कि पिछले साल में क्या क्या हुआ, अब सरकार को क्या क्या करना चाहिए, है ना। प्रेसिडेंट जो है वो आइडियाज प्रपोज करता है, एडवाइस करता है लोगों को कि सरकार को इस तरीके से चलना चाहिए, सदन मतलब हाउस को इस तरीके से काम करना चाहिए, आप लोग डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, समझ रहे हो, आप लोग तालमेल बना करके काम करेंगे क्योंकि हम सब लोग देश के लिए काम करें। ये सारे के सारे प्रेसिडेंट के उस दिन के स्पीच में होता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ये दोनों बातें लिखिए हट से। लगाओ, अगला हेडिंग लगाओ। देखो अगेन ये भी एक पावर ही है, लिखिए नॉमिनेशन पावर। नॉमिनेशन पावर, नॉमिनेशन पावर हो गया, लिखिए नॉमिनेशन पावर। नॉमिनेशन पावर, अब इस वाले को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे, एक तो नॉमिनेशन पावर राज्यसभा के लिए और एक लोकसभा के लिए, जो कि हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि सवाल तो वहां से ही बनेगा कि किस साल हटाया गया है। समझ रहे हो? काफी टाइम तक ये स्टैटिक जीके में रहा है ना, काफी टाइम तक प्रेसिडेंट का पावर था लोकसभा में, एंग्लो इंडियंस वाला 104 से हटा दिया गया, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो नॉमिनेशन पावर लिख लिए, तो हम इसको इसमें लिखेंगे पार्ट 1। आप बस देखते रहिए, बाद में लिखिएगा पार्ट 1, और पार्ट 1 का नाम क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट के लिए क्या पावर है नॉमिनेट करने के लिए? तो आपको पता है प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। तो पहले उस बात को लिखेंगे कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट, देखो फ्रेम से बाहर जा रहा है क्या? वो नॉमिनेट वर्ड देखो, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि आप जितना कल पढ़े थे उतना ही हम दोबारा से, ऐसा नहीं है, थोड़ा डिटेल आज ऐड करेंगे क्योंकि आज हम टॉपर लिख पा रहे हैं। प्रेसिडेंट 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, ठीक। किस किस फील्ड से कर सकता है? तो फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ कला, साइंस और क्या, लिटरेचर। अंग्रेजी में दोनों आना चाहिए ना, और सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज। प्रेसिडेंट इन लोगों को राज्यसभा में, इसमें डिटेल मत चले जाना, 3 ही सर, 3-4 और होना चाहिए, ठीक है, जो बचा वो इसमें आ गया। ध्यान आपको किसमें रखना है कि सर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ऐसा क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस लेता है कि राज्यसभा में 12 ऐसे लोगों को भी मौका देना चाहिए जो लोग कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, इन सबों से रिलेशन रखते हैं या इन सबों में बहुत ज्यादा ऊंचा नाम कमा चुके हैं, संसार उनको जानता है। समझ गए? ठीक है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि देखो राज्यसभा में जो भी लोग बैठते हैं वो लोग भी सरकार चलाने में, कानून बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर कोई इंसान अपने फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, समझ गए, मान लो कि तुम एक लिटरेचर के राइटर हो, जैसे सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति का नाम सुने? नहीं सुना तो आपको सुनना चाहिए, ठीक है, जो लोग ज्यादा लोग सुन रखे हैं, ठीक है। सुधा मूर्ति का तुम नाम नहीं सुने, बताओ, कोई बात नहीं, नाम सुन लो, सुधा मूर्ति। क्या बोल रहे हैं? सुधा मूर्ति, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुनी होगी, उसका तो नाम नहीं सुनी तो फिर लटक जाना से, ठीक है। उनका नाम भाई, ये लोगों का नाम, ये लोग बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया ना कंट्री के मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में, देश के बहुआयामी विकास में, समझ रहे हो?
मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि क्या आपकी कंट्री आपके हिसाब से सिर्फ पढ़ाई में डेवलप करनी चाहिए? नहीं, लिटरेचर में, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, खेलकूद, म्यूजिक, समझ रहे हो, कल्चर, हर है ना, नृत्य, हर चीज में डेवलप करना चाहिए। तो ये मतलब नृत्य, ये सब कुछ तो आर्ट में ही आ गया, कला में ही आ गया, ठीक है, म्यूजिक, डांस आ गया इसमें। तो आपके देश में क्या उन लोगों को नियम बनाने के प्रोसेस में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्योंकि नियम बनाने में उस इंसान का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जो बहुत अच्छा हार्डवर्किंग है, जिसका ब्रेन लॉजिकल है, जो लॉजिकली सोचता है, चीजों को सोचने का एक सही ढंग है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो लोग इन फील्ड्स में ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, वो क्यों पहुंचे हुए हैं? क्योंकि उनका काम जनता को पसंद आ रहा है। समझ रहे हो? ठीक है। जैसे कि बहुत हो सकता है कि कुछ लोगों को शाहरुख खान बहुत पसंद हो। भारत एक समय था, आज का तो नहीं पता, एक समय था जब भारत के एक काफी बड़े पॉपुलेशन को शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग बहुत पसंद थे। और उस जनरेशन को आज भी शाहरुख खान, सलमान खान पसंद, जैसे कि जिसमें हम आते हैं, हमको शाहरुख खान बहुत पसंद है। यार देखो, जैसे क्या होता है ना कि कई बार ना हम लोग सिर्फ मूवी के स्टोरी लाइन पे जाके एक्टर को पसंद नहीं करते हैं। पिक्चर का स्टोरी कास्ट, मतलब पिक्चर का स्टोरी लाइन क्रिटिक कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कोई भी एक्टिंग करे कोई भी पिक्चर में, लेकिन जो उसका तरीका होता है ना, बात करने का, लहजा होता है, परफॉर्म करने का, उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का, ये सब पसंद आ जाता है। हम जब छोटे थे तो हमको शाहरुख खान एकदम दबा पसंद था, ठीक, आज भी अच्छा लगता है, लेकिन अब अगेन थोड़ा क्या, बहुत ही बुढ़ा हो गया है ना। सलमान खान भी बहुत बुढ़ा हो गया है ना। आप शाहरुख खान, सलमान खान को प्राइम में देखिए, जब वो लोग प्राइम में थे, जब सलमान खान की अच्छी अच्छी पिक्चर आया करती थी, ठीक है, जब एकदम वो लड़का था, मतलब व्हेन ही वाज लाइक 30s, अपने 30 में था, 25, 30, 32, 35 में था। अब तो सब बहुत डबल 60, 65 के आसपास हो गए थे। ठीक, शाहरुख खान को अपने टाइम में देखिए, है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, शाहरुख खान तो यहां तक इस पिक्चर में इतना अच्छा दिखता था, चेन्नई एक्सप्रेस देखा हो, तब एक नंबर दिखता है उस पिक्चर में, ठीक है। तो हमको उसकी आखिरी पिक्चर भी अच्छी लगी है। खैर वापस आए, तो अब मान लो कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि यार नियम बन रहा है तो ये लोग भी तो अच्छे अच्छे ओहदे पर है, सोच विचार इनका ढंग से है। अब आज के एक्टर से सोच रहे, हम एक्टर से सोच विचार पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। किसी राइटर को पकड़ लो या साइंटिस्ट को पकड़ लो, किसी साइंटिस्ट को पकड़ लो, तुमको लग रहा है कि अगर उनका सोच बहुत अच्छा है, वो लोग ज्यादा लॉजिकल है, तो नियम बनाने में उनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कानून बनाने में। तो इसीलिए संविधान में 12 लोगों को नॉमिनेट करने का प्रोविजन रखा गया था कि लोकसभा में वो लोग बैठेंगे जो लोग चुनाव जीत के जाएंगे, और राज्यसभा में 12 ऐसे लोग होंगे जिनको प्रेसिडेंट डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर। समझ गए? सचिन तेंदुलकर, रेखा रेखा सावंत, रेखा सावंत, तुम राखी सावंत तो नहीं पढ़ ली हो? क्योंकि राखी सावंत बहुत फेमस महिला है। हाँ, हो सकता है, हमको नहीं पता, हो सकता है रेखा का शायद सावंत, हमको नहीं पता, ठीक है, देख लीजिएगा रेखा, क्योंकि हम लोग बचपन से उनको रेखा ही रेखा सुने हुए, है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर को, अगर हमसे कोई पूछे सचिन को जानते हो, तो हम कंफ्यूज रहेंगे एक बार के लिए कि कौन सचिन, दिमाग तुरंत, लेकिन अगर कोई सचिन तेंदुलकर, हम बचपन में हीरो रहा है वो, ठीक है। तो अब कोई बोलते विराट को जानते हो, तो विराट फेमस है विराट के नाम से, तो ब्रेन एक बार के लिए चला जाएगा कि हाँ विराट कोहली की बात कर रहा होगा। हाँ, कोहली बोल दे तो भी, है ना, लेकिन और कोई तेंदुलकर बोल दे, तुरंत दिमाग उस पर चला जाएगा कि भाई तेंदुलकर भले 4 लोग और होंगे, लेकिन सचिन सबसे ऊपर, ठीक है। तो उन लोगों को नॉमिनेट किया गया था, ठीक। उसके बाद सुधा मूर्ति जो है, लिटरेचर से हैं, वो भी नॉमिनेट, इस समय वो हैं राज्यसभा के मेंबर, अभी सुधा मूर्ति हैं राज्यसभा के मेंबर। आज के डेट की बात कर रहे हैं, कल का नहीं पता हमको। आज 8 अगस्त है 2026। क्या पता कि एक महीने बाद कोई देख ले और कह दे कि अच्छा सुधा मूर्ति है, अब पता चला। क्योंकि हर, आपको पता ना कि 2 साल के बाद कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, उनका कार्यकाल 6 साल तक पूरा हो जाएगा, फिर वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक। तो यहां से लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। नहीं समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब इसके बाद देखो पार्ट 2, छोटे में लिख दे रहा, पार्ट 2 कहां? लोकसभा। लोकसभा में नॉमिनेशन का भी प्रोविजन था, पहले था 2019, आपको याद है क्या? 19, 20, 2020, नहीं, हमको 19 याद आ रहा था, ठीक है।
10 साल में 30 आ जाएगा। हम्म, 10 साल बाद, हाँ। प्रेसिडेंट, ये पहले की बात है। प्रेसिडेंट कुड नॉमिनेट कितने? 2 ना, 12। लोकसभा में 2 ना, 2 मेंबर्स। किस कम्युनिटी से? फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। उसमें आ रहा है नीचे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। कोई बात नहीं, हम बोल तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रेसिडेंट जो है वो 2 लोगों को नॉमिनेट करता था पहले, कहां पर? लोकसभा में। और वो लोकसभा में जो 2 मेंबर्स हुआ करते थे वो स्पेसिफिकली एंग्लो इंडियन से हुआ करते थे। लोकसभा में आर्ट कल्चर वाला सीन नहीं था, क्योंकि लोकसभा में तो आप खुद ही चुनाव, मतलब वोट दे रहे हैं, समझ रहे हो? और अब तो लोकसभा के चुनाव का जो मतलब चेहरा है, लोकसभा के चुनाव का जो तरीका है, वो भी बदलने लगा है ना। राज्यसभा में लोगों को नॉमिनेट इसलिए किया जाता था क्योंकि ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाते थे, ये लोग अपने ही फील्ड में आगे बढ़ते थे। लेकिन तमिलनाडु देख लीजिए, है ना, तमिलनाडु देख लीजिए, आर्ट कला मतलब मूवी एक्टर, है ना, सी जोसेफ विजय लड़े, चुनाव जीत गए। अभी वो विधानसभा में है, कभी तो लोकसभा में पहुंच सकते हैं, है ना। क्यों नहीं पहुंच सकते? लोकसभा में पहुंच, अरे वो एमपी नहीं बन सकते क्या? प्राइम मिनिस्टर बने ना बने वो बात की बात है, एमपी तो बन ही सकते हैं। उनके एरिया के लोग तो उनको दबा के वोट दे देंगे, समझ रहे हो? कोई सेंट्रल पार्टी अगर उनको, वो तो अपनी पार्टी को बड़ा बनाना चाहते हैं, है ना, टीवी के। लेकिन अगर मान लो कि वो राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी, मतलब कांग्रेस या भाजपा की पार्टी से अगर वो टिकट के लिए डिमांड करे, तो तुमको लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस मना करेगा उनको टिकट देने से? कभी मना नहीं करेगा। वो भारत के, मतलब जितना मेरी समझ है, जो भारत की बड़ी पार्टी सेंट्रल पार्टीज हैं, वो भारत के किसी पार्टी को फोन कर देंगे ना, तो उनको सांसद का टिकट मिल जाएगा। वो प्राणी ही अलग है, वो एकदम अलग प्रकार के प्राणी है, तो उनको सांसद का टिकट तुरंत मिलेगा। समझ रहे हो मेरे बात को? तो सांसद बनना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन उनका क्या ड्रीम और एजेंडा है? अपनी पार्टी को सेंट्रलाइज पार्टी, सेंट्रल की पार्टी बनाना। समझ रहे हो? वो टीवीके को सेंट्रल पार्टी बनाएंगे, क्योंकि देखो उनकी वो पार्टी फट से बनाए और जीत गए चुनाव, इसलिए तो इतना हल्ला हो गया। जब टीवीके सेंट्रल पार्टी बन जाएगी तो उनके नाम पे कितने सारे एमपी और एमएलए घूमेंगे भारत में, ठीक है? तो ये है लोकसभा के चुनाव के लिए, ठीक। लोकसभा का चुनाव कोई भी चीज, मिताली राज बिहार की वो है, आप लोग को पता है? मैथिली, मिताली राज नाम है उनका, शायद हमको नहीं पता, लेकिन मिताली राज हम सुना। ठाकुर, मैथिली, अच्छा मैथिली ठाकुर। मिताली राज भी कोई है, वो भी सिंगर ही है कोई। अच्छा, क्या बेटा? मिताली राज क्रिकेटर है, फीमेल क्रिकेटर। अच्छा, हमको इनका नाम पता है, ये जो है मंधाना, स्मृति मंधाना में जानते हैं। स्मृति मंधाना तीनों फॉर्मेट में जो है वो शतक लगाने वाली पहली महिला बनी, उनको बहुत सारा पैसा ही मिला है, मतलब पैसा नहीं और उसके बाद ये क्या नाम है इनका, जो अभी फीमेल क्रिकेटर है, उनको विजडन अवार्ड भी मिला हुआ है। और एक और क्रिकेटर का नाम था फीमेल, नहीं और कोई बताओ? बहुत फेमस है वो भाई, बैट्समैन है वो भी। फीमेल क्रिकेटर का नाम नहीं पता है हमको, मेल का पता है, हमको पता होना चाहिए, हालांकि फीमेल का अभी भूल गया। अभी तो करंट अफेयर में हम लोग याद भी करते हैं, आया था विजडन क्रिकेट अवार्ड मिला उनको। उनका नाम है चलो कोई बात नहीं, अभी याद आएगा तो बता देंगे। किसको? पार्ट 2 हट गया ना, कंप्लीट हट गया ना, पार्ट 2 खत्म हो गया ना। 114, अभी इसको लिखेंगे, जगह नहीं बचा, यही लिख देते हैं, यही साइड में लिख देते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव वाला है ना, ये लोकसभा में जो नॉमिनेट करना था, तो ये बाई 104 अमेंडमेंट एक्ट, ईयर बताइए 2020, है ना। ये जो एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन था, एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन इनटू किसमें था? इन लोकसभा, इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बस नोट कर लीजिए। कुछ लोगों का नाम भी लिखेंगे अभी, तो जहां पे राज्यसभा लिखना ना,
राज्यसभा, उसके बगल में कम से कम थोड़ा सा जगह छोड़ देना, ठीक है, इतना जगह छोड़ देना। नाम लिखवाना है हमको कि राज्यसभा में कौन कौन से लोग थे या अभी हैं, ठीक। लेकिन मेंबर्स नॉमिनेटेड, ऐसे लिख लो कि राज्यसभा मेंबर्स नॉमिनेटेड एट प्रेजेंट, ठीक है। एक दो का नाम लिखवाएंगे, अरे छोटा सा लिख लो, बस नाम लिखवाना है हमको, इसी के अंदर है ना कि इस समय राज्यसभा में कौन कौन से फेमस नाम है जो आपको पता होने चाहिए। नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स लिख लो, प्रेजेंट में कौन है, क्योंकि हम लिखवाएंगे कि पास्ट में भी कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटीज राज्यसभा के मेंबर रह चुकी हैं। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? तो दो छोटे छोटे टैग से हेडिंग पढ़ेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं कि करंट, क्या है, करंट नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति, ठीक, ये पहला नाम है सुधा मूर्ति। बहुत फेमस किताबें हैं, इनकी बुक्स आते भी हैं, ठीक है। और अभी रिसेंट के एग्जाम में इनकी किताबें आए, इसका ज्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर हैं। समझ गए क्या? ठीक है। ऐसे लोग सोचते हैं ना कि किसी की बुक पेपर में क्यों आ रही है, इधर समबडी, इनकी किताब क्यों आएगी पेपर में? क्योंकि शी इज द करंट मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक। राज्यसभा का मेंबर होने को भी एमपी कहते हैं ना। हाँ, तो एक एमपी है, वो किताब लिख रहा है, फेमस है काफी टाइम से। फेमस ये एमपी होने के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं वो सुधा मूर्ति एमपी भी है, उनको उस राइटर के तरीके से पता है, ठीक। दूसरा, एथलीट, आप सुने होंगे नाम, पीटी उषा, पीटी उषा, इनके नाम पर एक सिलाई मशीन चलती है, एक ब्रांड भी है उषा, उषा करके। हाँ, हम बहुत छोटे थे तो मेरे घर में था उषा। मोटर आता है, पानी वाला मोटर, ठीक है। चलिए, आपको हम दो नाम और लिखवा रहे हैं, वो दो फेमस नेम है, ये आपका काम है, आप पता करके आएंगे कल कि लोग कौन है। तीसरा और चौथा, एक तो है इलाइया राजा, आपको हम कल या परसों की क्लास में बताए थे, ठीक। अब सुनो क्या करना है तुमको, पहले पता करना है कौन थे और ये कहां के हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, किधर के हैं, ठीक। अगर मान लो कि कोई लेट्स से आर्ट से रिलेटेड है, तो आर्ट से सकता है कि पिक्चर बनाते हीरो होंगे, या म्यूजिक मतलब गाना गाते होंगे, या कुछ बजाते होंगे कोई इंस्ट्रूमेंट। अब अगर ये गाना गाते हैं तो पता करना किस प्रकार का गाना गाते हैं, बॉलीवुड या पुराने क्लासिकल सॉन्ग्स गाते हैं या शास्त्रीय गाने गाते हैं। और अगर ये कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे तो पता करना कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, मतलब इनके बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी इनका पता करके आना, ठीक। बहुत डिटेल में जाना कि सर इस शहर के, इस गांव के, इनका मकान नंबर ये है, इतना डिटेल जाना, ऊपर ऊपर की बातें याद रखिए कि कहां से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक। इन दोनों में से नाम सुने नहीं? हमको लगा नीचे वाले सुने होंगे, ठीक है, नोट कर लो। टोटल 12 है, लेकिन ये 4 फेमस हैं, इन चारों को आप लिख लीजिए और पता, एक बार जाके नेट पे सर्च भी कर लेना अपने हिसाब से। लिखो, क्या बेटा? ILAI है बेटा वो। अरे इलाइया राजा, ठीक, इलाई राजा बोल लो, जो भी तुमको समझ में आए, बस स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ठीक। कहीं नहीं होगा, 24 वाले चल रहे हैं, 26 में होंगे, ईयर नहीं लिखा पाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, कल लिखवाएंगे कल।
नहीं हम तो लिखवा, तुम लोग पता खुद ही कर सकते हो, सारे नाम याद रख लीजिए, फेमस नाम है इनका, ईयर लिख लीजिएगा, नॉमिनेशन ईयर, ठीक है, इनका नॉमिनेशन ईयर आप लिख लीजिएगा नेट पे सर्च करके, हमको रटा हुआ नहीं है, लिख लेना, ठीक। और हम चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरा यंत्र वहां है, ठीक है, हो गया। चलिए अब हिस्ट्री में इन लोगों के पहले कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज रह चुके हैं उनका नाम, ठीक। तो बहुत सारे नाम आप सुने होंगे इसमें ना, कि अर्ली, जैसे पहला ये हेडिंग था वैसे दूसरा ये, अर्ली नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स कहां पे, इन राज्यसभा, यहां पर हम कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स से कौन लोग नॉमिनेट हुए, ठीक, आर्ट एंड कल्चर से कौन है, म्यूजिक से कौन है, इस तरह से कर लेंगे। लॉ, जो जैसे कानून डिपार्टमेंट होता है, लॉ डिपार्टमेंट, लॉ एंड जुडिशरी, वहां से भी कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले तो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ये क्या है, क्रिकेटर है। और दूसरा एमसी मैरी कॉम, मैरी कॉम का नाम जानते हो, लड़ाई, लड़ाई, बॉक्सिंग लड़ाई होता है, लिखो, बॉक्सिंग लड़ाई होता है, वाह। सो पहलवान, ज्यादा तो नहीं पता है, ये लोग स्पोर्ट्स हैं, ठीक। तो ये क्रिकेट से लिख दीजिए आप चाहिए तो, दोनों लोग इसका स्पोर्ट्स। इसके बाद आर्ट से लिखेंगे, जैसे तुमको होता है रेखा, हेमा मालिनी, है ना। नरगिस दत्त का नाम सुना, नरगिस दत्त कौन है जानते हो, ब्राउनी क्या, शायद, शायद ये संजय दत्त की मम्मी का नाम है, शायद, हमको कंफर्म नहीं है मतलब, लेकिन शायद ये संजय दत्त की मम्मी का नाम है, एक बार तुम लोग चेक करना नरगिस दत्त कौन है, उस टाइम गलत हूं लेकिन चेक करना, नरगिस एक्ट्रेस तो थी ही नरगिस, लेकिन शायद ये संजय की मम्मी का नाम है, ठीक है। तो ये हो गया स्पोर्ट्स से। अच्छा नीचे लिख लो मैरी कॉम वाले में लिख लो बॉक्सिंग, ठीक है, उनका तो क्रिकेटर पता ही है, लड़ाई मत लिख लेना, लिखो बॉक्सिंग। क्या बेटा, अच्छा गजब ना बोली हूं, टाइटल, हो गया जी। चलिए अब देखिए सिनेमा एंड आर्ट, सिनेमा, CINEMA, सिनेमा एंड आर्ट्स, अरे टॉपिक नहीं मतलब ये स्पोर्ट्स वाला है ना, ये सब पुराने मेंबर्स ही लिखवा रहे हैं हम, जो लोग रह चुके हैं, लिख लिए। तो पहले रेखा ही लिख देते हैं, रेखा, उसके बाद ये जो धर्मेंद्र देओल, उनकी बीवी का नाम जानते हो, नहीं जानते हो, वही है ना जी कि हम गलत हैं, शायद यही तो है, सनी देओल की मम्मी है, नहीं है, सनी देओल की मम्मी है, नहीं हेमा मालिनी, शायद, क्या पता हम गलत, लेकिन ठीक सही है ना, हाँ सही है। सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र देओल, ये तीनों एक ही परिवार के आदमी हैं, धर्मेंद्र देओल पिता है ना, उनकी वाइफ हेमा मालिनी है, और बॉबी देओल सनी देओल भाई है ना जी, बॉबी देओल छोटा है, सनी देओल बड़ा है, अरे यही है ना, किसी को पता है यही बात, ठीक, हाँ ठीक, ठीक है। हाँ असल में हम लोग जब पिक्चर देखते थे पुराने टाइम में ना, तो बॉबी देओल बहुत कम पिक्चर बनाया अच्छी अच्छी पिक्चर, जैसे सोल्जर, सोल्जर गाना, हाँ नैयो 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 तो बॉबी देओल का ही गाना है ये पिक्चर। चलो तो रेखा हो गया, हेमा मालिनी हो गया, उसके बाद लता मंगेशकर, आप जानते हैं क्या,
हाँ, लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर। ठीक, लिख लिया? लता मंगेशकर गाना आपको पता है? तो एक नाम आप चेक, ये सब तो पते है ना, इसीलिए वो होमवर्क नहीं दे पा रहा ना। चलिए अगला लिखिए, शबाना आजमी। शबाना आजमी, चेक करना ये कौन है, मतलब कौन थी शबाना आजमी। क्या पता जिंदा हो, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कौन थी? नहीं, लिख लीजिए, पता चले कौन थी शबाना आजमी। हो गया बेटा? इसके बाद एक नाम तुम लोग जानते होगे, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर नहीं जानते हो? जावेद अख्तर को नहीं जानते हो? जावेद अख्तर को, ये शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, एक्टर भी हैं, ये शायर हैं। और इनके बेटे हैं जो एक्टर हैं, क्या नाम है उनका? अख्तर, अरे क्या नाम है? अरे वो मूवी तुम लोग देखे हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? ऋतिक रोशन है, जावेद अख्तर है उस पिक्चर में, और एक और है, नहीं अरे उसकी आवाज थोड़ी अलग से है, जावेद अख्तर की आवाज है, तुम लोग जान रहे हो? हाँ उसमें जावेद अख्तर है, ऋतिक रोशन है उसमें, सेनोरिटा, हाँ उसमें जावेद अख्तर है, एक एक्टर उसमें जावेद अख्तर है, उसका बाल करली करली सा है। हाँ तो वो इनका बेटा है। हाँ वो क्या तो नाम है उसका, मोबाइल है सर्च करोगे आप। जावेद अख्तर के बेटे, अरे वो एक्टर भी है, सिंगर भी है, डांसर, वो डायरेक्टर भी है, नाम ही भूल गए हम, बहुत अच्छा हीरो है, मतलब सन ऑफ जावेद अख्तर। ठीक है, ध्यान रखना, राज्यसभा के मेंबर ये हैं, इनके बेटे नहीं, इनके बेटे एक्टर हैं, डायरेक्टर है और सिंगर है। ठीक है, एग्जैक्टली फरहान अख्तर। ठीक है, फरहान अख्तर, फरहान अख्तर जो है उनकी फोटो दिखाओ, तुम लोग सब लोग देखे होगे कहीं ना कहीं, फेमस एक्टर है भाई, ऐसा नहीं है, बहुत सारी मूवी अच्छी डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, फरहान अख्तर, वो उनके पिता है, जावेद अख्तर यही है। इनको तुम लोग ना अभी भी देखोगे, इनको ना पुराने तुम लोग स्पीचेस में देखोगे, जावेद अख्तर को, उनके पिता है बगल में, पूरा सफेद बाल है जिनका, करली करली, वो बहुत अच्छा, मतलब शायराना अंदाज में कोई भी बात कहा करते थे राज्यसभा के अंदर। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हंसी आ रही है अपना, हंस लो, क्यों आ रही है नहीं बताओगे? चलिए, हाँ राज्यसभा में डिस्कशन बड़ा ढंग से होता है, झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा तो लोकसभा में होता है, क्योंकि राज्यसभा में जो लोग जाते हैं वो छट के जाते हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज अपर हाउस। वहां पर डिस्कशन होता है, डिबेट तो लोकसभा में होता है, समझ रहे हो? तो लोकसभा एंड राज्यसभा को मिला के डिबेट एंड डिस्कशन, बैलेंस होना जरूरी है ना। ठीक है, क्योंकि जो लोग जनता के द्वारा चुन करके गए हैं, क्या जरूरी है कि वो लोग सहूर से ही बोले? कुछ लोग होते हैं जो बहुत सहूर से बोलते हैं, कुछ नेता होते हैं जो भले पढ़ लिखे ना हो लेकिन बोलने का तरीका होता है उनके पास, और कुछ लोग पढ़ लिखने के बाद भी बोलने का तरीका नहीं होता है, और कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ लोग अनपढ़ होते हैं और एकदम खत्म होते हैं। चार प्रकार के लोग हैं ना, पढ़े हुए दो प्रकार के, पढ़े हुए अच्छे, पढ़े हुए बेसहुर, और अनपढ़ भी दो प्रकार के, अनपढ़ अच्छे, अनपढ़ बेसहुर, और भारत में ये चारों भर भर के हैं। पहला वाला कम है, पढ़े हुए और सहुरदार, ऐसे कम लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, क्लासिकल डांस से, क्लासिकल डांस से, अब ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 हो गया, मतलब इसमें रेखा हो गई, हेमा मालिनी हो गई, ऐसे हम कई सारे लिखवा दिए ना, तो ये स्पोर्ट से हो गया, बल्कि हमको इसको ऐसे लिखना चाहिए कि 1 और 2 लिख देना चाहिए, बल्कि ये ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, एक हो गया स्पोर्ट से ये लोग फेमस, और ये दूसरा हो गया सिनेमा एंड आर्ट से। ठीक, अब थर्ड लिखवाते हैं आपको हम, क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्लासिकल डांस में 2 नाम आप ध्यान रखिएगा, एक सबसे पहला नाम एकदम अभी भोर के तुरंत पी जाओ, रुक्मिणी देवी अरुणडाले। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुणडाले, ये एक ही महिला का नाम है। ठीक है, ये सुपर डुपर फेमस महिला भारत की। क्यों? क्योंकि ये पहली महिला थी जो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई थी। समझ गए?
रुक्मिणी देवी अरुंडाले क्लासिकल डांस से संबंध रखती हैं? हम नहीं बताएंगे, हमको नहीं आता है कौन से डांस से संबंध रखती है। आपको हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे। हाँ, क्लासिकल डांस के टाइप हम लोग पढ़ेंगे अभी। क्लासिकल डांस नहीं होता ना, एक ही नहीं होता ना, ठीक है। जैसे कथक होता है उत्तर प्रदेश, होता है कथक, ठीक है। तो भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु, ठीक है। वैसे ये सारे क्लासिकल डांस हैं, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रुक्मिणी देवी अरुंडाले पहली महिला है जो क्लासिकल डांस से बिलोंग करती है और राज्यसभा में पहली महिला राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली है। समझ गए, ठीक है। तो उसका उनके नाम का स्पेलिंग लिखते हैं रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी अरुंडाले, अरुंडाले, ठीक। क्यों ध्यान रखना है आपको? फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड इन राज्यसभा, फर्स्ट वुमन टू बी नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। आपको जब हम याद करवाएंगे ना ये सारे के सारे क्लासिकल डांस, कौन कौन इंसान कौन कौन सा क्लासिकल डांस करता है, तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा उस पर मेहनत करना होता है, 3-4 दिन, आपको सब रट जाएगा, ठीक। तो एक तो ये है, और फिर इनके बाद जो नॉमिनेट हुई वह सोनल मान सिंह, ये पहली। और दूसरा क्या बोले हम? सोनल मान सिंह, ठीक है। बहुत सारे लोग क्लासिकल डांस परफॉर्म करने वाले, लेकिन आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक, क्योंकि ये लोग राज्यसभा के मेंबर थे वंस अपॉन अ टाइम। हो गया, लिख लिए। अब फोर्थ कैटेगरी लिखिए, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक लिख लो, TECH, साइंस एंड टेक। हो गया। साइंस एंड टेक में दो नाम आपको हम लिख पाएंगे, वो दोनों नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, तीसरा, चौथा, फोर्थ, साइंस एंड टेक। तो इसमें क्या है कि पहला नाम, ये नाम आप पढ़ेंगे जब आपको हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी ये नाम आएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, NATHAN, ठीक है जी। इनका नाम सुनो तुम लोग? अच्छा, ठीक है। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक, समझ गए, ठीक है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हम यहां लिख दे रहे हैं कि इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था? सबकी बुद्धि हरी हो गई थी, पेड़ पौधे हरे हो गए थे। क्या क्या हो गया था? एनाकोंडा हरा हरा दिख गया था। क्रॉप्स का प्रोडक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया था, बहुत ज्यादा ग्रो कर गया था। हम लोग डेफिसिट में चल रहे थे उसके पहले, मतलब कि लॉस में, और हम लोग सरप्लस में आ गए, प्रॉफिट में, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आ गए। समझ रहे हो? अब ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि अच्छा 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 ये कोई मंत्र पढ़ दिए थे, ठीक है। ही वॉज अ साइंटिस्ट, इसीलिए इनको आप साइंस एंड टेक वाले कैटेगरी में लिख रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, नोट करो ढंग से। दूसरा नाम सलीम अली है, उसको भी लिखवाते हैं, उसको नोट करते हैं। सलीम अली, कौन बोलने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा हम लिखवाएंगे दूसरा नाम, नोट करो। हो गया? इसी में दूसरा नाम लिखो, सलीम अली। सलीम अली। आपको ये पता करके आना है कि ये क्या थे। हिंट दे देते हैं हम, ऑर्निटोलॉजिस्ट थे। आप ये पता कर लीजिएगा कि ऑर्निटोलॉजी क्या होती है। ऑर्निटोलॉजिस्ट, आपको ये पता करना है कि ऑर्निटोलॉजी क्या होती है। किसी को पता है? अच्छा,
अरे हाँ नहीं बोल रहा है, पता करके आएगा क्या होता है ऑर्निथोलॉजी। अक्षय कुमार की पिक्चर देखे हो, रोबोट 3.0 है ना? ठीक। 0.2 वही होगा, 2.0 0.2 वही होगा, नहीं पता। हो गया। एक कैटेगरी और लिखिए, लिटरेचर। हो गया, लिटरेचर की कैटेगरी ऊपर ही लिखवा देते हैं, 4 हो गया ना, 5वीं कैटेगरी। देखो लिटरेचर में 3-4 नाम है, मेरे ख्याल से तुम 2 नाम तो सुने ही होगी डेफिनेटली, और एक नाम और हम एक सीरियल का नाम बताएंगे तो आप उनका नाम समझ जाएंगे, और चौथे वाले का नाम जो सुना है अच्छी बात है, जो नहीं सुना याद कर लेना। तो 5वीं कैटेगरी है, क्या बोले हम? लिटरेचर। ये साइंस एंड का ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये क्लासिकल डांस। तो इनमें जो पहला नाम आएगा वो आएगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अमिताभ बच्चन के परिवार से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली अभिषेक बच्चन के परिवार से भी बिलोंग करते हैं, है ना? ये अमिताभ बच्चन के पिताजी, ठीक है, वो है ना, वो ये इनकी कहानी या कविता कोई बचपन में हिंदी की किताब में पढ़े हुए तुम लोग कभी ना कभी? अच्छा ठीक है, तो क्या ही फायदा पढ़ने में। क्या बेटा? ओके ओके, जाके पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ ही लेना जाकर के। हरिवंश राय बच्चन के बाद रामधारी सिंह दिनकर सुने हो? रामधारी सिंह दिनकर, अरे मत घबराओ मत घबराओ, याद करना होगा सब, हम बता तो रहे हैं, याद करना होगा सब किताब ना। अभी तो जो हम लिखवाए हैं बुक्स वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ठीक है, आपको हम पीडीएफ देंगे ना, कम से कम 10-10 किताब का हर एक राइटर का, और कम से कम 100 राइटर होंगे, 1000 किताब हो जाएंगी, उनको बैठ के आराम से याद करिएगा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। इसके बाद ये दोनों तो नाम सुने होंगे तुम लोग, ठीक है, हिंदी सब पढ़ा है 12th में, 9-10 में, 9-10 में, ये 9-10 में, 8 में कभी तो पढ़े हो, ठीक है, कोई बात नहीं। नाम सुने भी नहीं सुने? चलो तुम बचपन से फ्रेंच पढ़ रहे हो, हमको पता है, नाम सुने हो ना? हाँ ठीक। इसके बाद आर के नारायण, के आर नारायण प्रेसिडेंट 10वें भाई, है ना, आर के नारायण, ठीक है। इनकी सबसे फेमस किताब मालगुडी डेज, मालगुडी डेज। हम जब छोटे थे, तुम्हारा नहीं पता तो, हाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट सीरियल है, ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको टीवी पर देखें, ठीक है, तुम लोग भी देखे ही होंगे, याद नहीं वो अलग बात है ना। उसमें कुछ बच्चे होते हैं, वो सब डेली कहीं ना कहीं जाते हैं, फ्रेंड्स होते हैं वो सब, ठीक। मालगुडी डेज बहुत क्लासिक सीरियल है। तुम आज के दिन में अगर मालगुडी डेज सर्च करोगे, तुमको पता चल जाएगा कि आज से 25 साल 30 साल पहले हम लोग बचपन में क्या किया करते थे। गांव में कहीं बैठ के कुछ ही बात करना, पेड़ पे खड़े होकर बात करना ना, एक दूसरे के घर जाना, कोई अमीर कोई गरीब, सब अपने अपने घर के हिसाब से कपड़ा पहन के आया है, लेकिन यहां आने के बाद सबका बराबर है, ठीक है। कहीं गांव में चले जाना, किसी कोई पहाड़ है तो उससे अलग अलग कहानियां बना देना कि यहाँ राजा रहता था, है ना, जमीन खोदो इसके अंदर रानी के सोने कंगन मिलेगा, तो बचपना, कंप्लीट चाइल्डहुड। और चौथा है खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह, ठीक है, नोट कर लीजिए। इतने ही नहीं है, फेमस फेमस ये लोग हैं, लिख लीजिए, इनकी बुक्स आती है बहुत सारी पेपर में, ठीक है, नोट कर लीजिए।
हो गया। बस एक और कैटेगरी लिख लीजिए, लॉ एंड जुडिशरी। उसमें सिर्फ एक ही नाम लिख पाएंगे, वो नाम भी आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आज सुन लेंगे, और आपको उसमें एक होमवर्क भी दे देंगे हम। लॉ एंड जुडिशरी। हो गया। तो लॉ एंड जुडिशरी में वैसे तो नाम अगेन बहुत सारे हैं, आपको हम सिर्फ एक लिखवा रहे हैं, जस्टिस। जस्टिस माने कहीं के जज रहे होंगे, रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई। ये भारत के पुराने सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बहुत पुराने नहीं थे, हमको लग रहा है कि बस एक दो ये पहले थे, एक दो पहले थे। अभी कौन है सीजेआई? सूर्यकांत। ठीक, अच्छा एक राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जानते हो? ठीक है, गुड। क्या बेटा, कुछ बोली हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात। हो गया। तो बस ये लोगों का नाम है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी पेपर में इनसे रिलेटेड सवाल आ सकता है, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है। अब सर इनसे रिलेटेड क्यों सवाल आएगा? क्योंकि ये तो पुराने मेंबर्स थे। देखो सवाल कैसा आता है, इनका बर्थडे पूछ सकता है सचिन तेंदुलकर, आपको पता है? ठीक, 24 अप्रैल। पैदा कब हुए थे? सेम डेट को क्या हुआ था? केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। ठीक है। और इनकी किताबों का नाम पूछ सकता है, तो इनकी किताबों का नाम, यहां पे जितने भी लोग किताब लिखे हैं सबकी किताब का नाम से पूछ सकता है। आप ये नहीं बोलेंगे क्यों पूछा, क्योंकि मल्टीपल रीजन है, राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, फेमस लोग भी अपने अपने फील्ड में एकदम ऊंचाई को हासिल किए। ठीक, मैरी कॉम, इनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, कहां से बिलोंग करती है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ पूछना थोड़ा रेयर हो जाता है, लेकिन कहां से बिलोंग करती हैं, ये क्या थी, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक, रेखा के बारे में कुछ पूछा सकता है, इसलिए नहीं क्योंकि एक्टर है, बल्कि इसलिए क्योंकि राज्यसभा के मेंबर रह चुकी है। ठीक, सेम गोस फॉर हेमा मालिनी, लता मंगेशकर, इनके तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं। आपको भी लिखवाए भी क्लास में शायद नहीं लिखवाए हैं, अच्छा कोई बात नहीं, लिखवा दिया जाएगा। शबानाज भी आप चेक करेंगे, कौन है? जावेद अख्तर के बारे में आपको बता दिया। ठीक, रुक्मणी देवी रंडाले, हम लोग जब पढ़ेंगे एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिकल, एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि वो डांस कौन परफॉर्म करता है, उसको आगे कौन बढ़ाया, है ना? किसी आर्ट एंड कल्चर की कोई भी चीज को जो इंसान आगे बढ़ाता है उस चीज को, उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। समझ गए? 2 के पावर 2 लिखा हो, अगर मान लो 2 के पावर 4 लिखा हुआ है, 2 के पावर 4, तो उस केस में जो 4 लिखा हुआ है उसको आप पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, ये सब कुछ कहते हैं। समझ गए? तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि अगर 2 अकेले लिखा होता तो बस 2 है, लेकिन 2 के पावर 4 है तो वैल्यू बढ़ जाएगी अब। ठीक है, वो 16 हो जाएगा। तो जो चीज किसी चीज की वैल्यू बढ़ाता है उसको उसका एक्सपोनेंट कह देते हैं। तो रुक्मणी देवी अरुंडाले किसकी एक्सपोनेंट है, कौन से डांस की एक्सपोनेंट है, आपको ही समझ में आएगा। उसके बाद सेम गोस फॉर सोनल मान सिंह। ठीक, ये सिर्फ 2 नाम है, आपको ऐसे कम से कम 40-50 नाम याद करने, लेकिन एक एक बैठ के रटना नहीं होगा। ठीक है, एक तरीका हम बता देंगे, उससे अगर आपका हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसी जिसकी इच्छा। फिर फोर्थ, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हाईली सुपर डुपर टेरा एक्सा पेटा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में कई सारे सवाल बनेंगे, क्योंकि आपको हम पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर 5 ईयर प्लान। तो सवाल पूछा है कि किस 5 ईयर प्लान में 12 5 ईयर प्लान हुए टोटल, 5-5 साल के प्लान हुआ करते थे। आपको बता दें ना, कांग्रेस गवर्नमेंट स्टार्ट की थी कि कुछ डेवलपमेंट करेंगे, इससे पहला में एग्रीकल्चर, दूसरे में इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरे में दोनों पर ध्यान रखा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम जब वहां पढ़ाएंगे तो आपको हम ये पढ़ाएंगे कि एमएस स्वामीनाथन वहां से कैसे लिंक करते हैं 5 ईयर प्लान से। ठीक है, उसके बाद सलीम अली, इनको ध्यान रखिएगा, ऑर्नोलॉजिस्ट है, आपको पता करना है ये क्या चीज है, पता है तो अच्छी बात है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन की किताबें पूछी जाती है, ये स्टैटिक जी में आ जाता है कि ये किताब इस बार लिखी हुई है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद सेम गोस फॉर आर के नारायण। अभी तो पेपर में पूछा गया था, जो 10 जुलाई को पेपर था ना एनटीपीसी मेंस का, उसमें पेपर आया था, इनकी एक किताब थी, पता नहीं भूले कौन सी किताब आई थी, बहुत सारी किताबें, एक किताब का नाम है इसमें। और खुशवंत सिंह अगेन, जस्टिस रंजन गोगोई, इनका नाम ध्यान रखिए। कौन से चीफ जस्टिस है इस बात को हम लिखवाएंगे अभी, क्योंकि ये जो है राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, तो सवाल पूछा जा सकता है। समझ गए? दिस इज इट। ठीक, और ये आपको बता दिए, ये सब खत्म हो गया 87।
नॉमिनेशन ऑफ पावर, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, ये देख लिया आप, नॉमिनेशन ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट अब नॉमिनेट नहीं करता, पहले करता था, कैसे हटा दिया गया इसको, 100,000। एक बार इसको चेक करो तो, ये हमको 2019 लग रहा है बार बार, अमेंडमेंट एक्ट 2019 का था, एक बार चेक करो जरा तो, 104th अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर, चेक करो, चेक करो, तुरंत चेक करो, हमको 2019 लग रहा है, ये देखते हैं 104 अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर का है, इंप्लीमेंटेशन 2020 से होगा, लेकिन ये एक्ट किस ईयर का है चेक करना है। 2020 मोबाइल तुमको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशन सीट पास, क्या एनफोर्स, अच्छा रुको एक सेकंड 104th अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर का एक्ट है और उसको इंप्लीमेंट कब किया गया, yes. 2019 है ये, और इसको कोई बात नहीं, इसको ध्यान रख लीजिएगा आप दोनों बातें, है ना, कि ये है कब का, 2019 का, और इंप्लीमेंट कब किया गया, 15 जनवरी या 25 जनवरी, 25 हाँ 25 जनवरी 2020 को, ठीक है जी, पास हुआ था 2019 में, क्या ठीक है, ठीक पास हुआ 2019 में और इम्प्लीमेंटेशन का हुआ 2020 में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास, जिसका बस करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग को अभी इंग्लिश पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है, ठीक है।